एपिसोड 55 हॉट इंटीमेसी दीदा की मिडनाइट धमाकेदार एंट्री। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मेरी प्रोफाइल पर 1 मिलियन रीड्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू आप सभी को मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद सब लोगों ने अपना डिनर खत्म किया और पीहू ने कुहू को गोद में उठाया और उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। उसने प्यार से उसे बेड पर लिटाया और उसके साइड में लेटकर उसे थपकी देकर सुलाने लगी। वही कुहू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मम्मा को देख रही थी। उसने टिमटिमाती आंखों से पीहू को देखकर कहा, मम्मा। वही पीहू जो अपनी सोच में गुम थी। जैसे ही उसके कानों में अपनी क्यूट सी बेटी की आवाज पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेबी। कुहू ने मासूम सी आवाज में मम्मा पीहू जो कि अपनी सोच में गुम थी। जैसे ही उसके कानों में कुहू आवाज पड़ी, उसने पलटकर कुहू की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहो बेबी। कुहू ने अपनी आंखों को झुकाते हुए कहा, मम्मा जब आपको दूसरा बेबी हो जाएगा तब आप मुझसे कम प्यार करोगी। इतना कहकर कुहू चुप हो गई। वही कुहू की बात सुनकर पीहू ने हैरानी से कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हो बेबी, और आपसे यह सब किसने कहा? कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, बेबी के स्कूल में बेबी का एक फ्रेंड है। जब उसे लिटिल ब्रदर हुआ तब से उसके मम्मी डैडी उससे ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, और मेरा फ्रेंड कह रहा था कि दूसरा बेबी आने के बाद मम्मी डैडी ज्यादा ध्यान दूसरे बेबी पर देते हैं। आप भी ऐसा ही करोगी। कुहू की बात सुनकर पीहू ने उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा, अगर आप नहीं चाहोगी तो मामा सेकंड बेबी ही नहीं करेगी। मामा के लिए आप ही काफी हो और आपको इस तरह से इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। और आपके फ्रेंड के मम्मी पापा भी आपके फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, पर अभी उसका भाई छोटा है ना, इसलिए वह उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सच्ची मम्मा? पीहू ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हाँ मेरा बच्चा, और आप अगली बार से इस तरह की बातें अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि मम्मा के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई है तो वह आप और आपके डैडी। मम्मा सिर्फ आप दोनों के लिए यह दुनिया में आई है। पीहू की बात सुनकर कुहू ने मुस्कुराते हुए पीहू के गालों पर किस किया और कहा, आप बेस्ट मम्मा हो। कुहू ने पीहू के दोनों चब्बी चीक्स पर किस करते हुए कहा, और आप बेस्ट बेबी। दोनों माँ बेटी ने कुछ देर तक इसी तरह से प्यारी प्यारी बातें की और कुछ देर बाद पीहू की थपकी याद देने के कारण कुहू आराम से सो गई। कुहू के सोने के बाद पीहू के चेहरे पर टेंशन की लकीरें नजर आने लगी। उसने मन ही मन कहा, क्या अगर मेरा सेकंड बेबी आया तो कुहू इनसिक्योर फील करेगी? अगर ऐसा है तो मैं दूसरा बेबी होने ही नहीं दूंगी। मुझे भगवान ने सिर्फ आपके लिए भेजा है, और इस जन्म में चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं आपकी और अक्षय की लाइफ में सिर्फ खुशियाँ दूंगी। आप दोनों की लाइफ में आने वाली सारी तकलीफ है मैं खुद के ऊपर ले लूंगी। बेबी, आप कभी भी सोच भी नहीं सकते कि आप मामा के लिए कितने ज्यादा जरूरी हो। मुझे इस बारे में अक्षु से बात करनी होगी। मैं इस तरह से आपको इनसिक्योर फील करते हुए नहीं देखना चाहती। आपकी उम्र में अगर कोई बात दिल में लग जाती है तो वह जिंदगी भर दिमाग से नहीं निकलती है। कुछ देर बाद पीहू ने कुहू के माथे पर किस किया और अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचकर दरवाजे से लगाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखे और उसकी तरफ देखकर कहा, बीवी हो गया, अपनी बेटी से प्यार, अब जरा अपने पति पर भी ध्यान दे दो। तुम्हारा पति पिछले 3 दिनों से संत बना हुआ है, तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आती अपने पति पर? वही अक्षय की नौटंकी देखकर पीहू ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालकर कहा, ओहो, तो मेरे पतिदेव को अपनी बीवी की याद आ रही थी। अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, अब मेरी बीवी तो रोमांटिक है, नहीं तो अब मुझे तो कुछ रोमांटिक करना होगा, वरना हमारे बच्चे कैसे होंगे।
वही पीहू जो मुस्कुराते हुए अक्षय से बात कर रही थी, जैसे ही उसने अक्षय के मुंह से बच्चों की बात सुने उसके दिमाग में कुहू और उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वही अक्षय जो पीहू को परेशान करने के मूड में था, जैसे ही उसने पीहू कर बदलते एक्सप्रेशन देखे उसने पीहू का चेहरा अपने हाथों में भरकर, क्या हुआ बीवी, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? पीहू ने अपना सर नाम हिलाकर कहा, नहीं मुझे आपसे कुछ कहना था। अक्षय ने प्यार से उसके माथे से अपना माथा लगाकर कहा, तुम्हें मुझसे कुछ कहने के लिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। पीहू ने परेशानी भरी आवाज में कहा, मैं जब बेबी को सुला रही थी तब बेबी ने मुझसे कहा कि जब हमारा दूसरा बेबी आ जाएगा तब हम उससे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने हैरानी से कहा, क्या? पीहू ने उदासी भरी आवाज में कहा, बेबी के किसी फ्रेंड को भाई हुआ था, इसलिए उसके पेरेंट्स ज्यादा ध्यान उस बच्चे के छोटे भाई पर दे रहे थे, इसलिए बेबी के फ्रेंड ने उसे कहा कि सेकंड बेबी आने के बाद मम्मी पापा अपने फर्स्ट बेबी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए बेबी को लग रहा है कि जब हमारा सेकंड बेबी आ जाएगा तब हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर बेबी इसी तरह से इनसिक्योर हुई तो मैं दूसरा बेबी होने ही नहीं दूंगी। वही अक्षय जो बात सुनकर परेशान हो गया था, जैसे ही उसने पीहू की दूसरी बात सुनी उसने हैरानी से कहा, क्या? पीहू ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, हाँ मुझे दुनिया में आप मिल गए, हमारी बेबी मिल गई, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माँ तो मैं पहले ही बन गई थी क्योंकि मेरे पास बेबी पहले से ही है। अक्षय ने पीहू का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, पर हर औरत अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है, क्या तुम इस सुख को महसूस नहीं करना चाहती? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी तो नहीं कि एक औरत अपनी कोख से भी अपने बच्चे को पैदा करे, कई सारी औरतें हैं जो कि खुद कंसीव नहीं कर पाती और सरोगेसी के थ्रू बच्चे को दुनिया में लाती है, पर वह उन्हें दिल से प्यार करती है और बेबी के लिए मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए कहा, भले ही तुम बेबी के लिए यह सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो पर मैं नहीं हूँ, भले ही तुम यह सब अभी भावनाओं में बहकर कर रही हो, पर तुम्हें जिंदगी भर इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि बाकी औरतों की तरह तुमने अपनी कोख से अपने बच्चे को पैदा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि भले ही हमारे 2 बच्चे हो या 3 बच्चे, सबसे ज्यादा प्यार तुम कुहू से ही करोगी। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतना भरोसा है आपको मुझ पर? अक्षय ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, खुद से भी ज्यादा एक बार भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा और अगली बार से यह ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया कि तुम्हें सेकंड बेबी नहीं चाहिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरी एक क्रिकेट टीम चाहिए जिसकी कैप्टन हमारी बेबी होगी। अक्षय की बात सुनकर पीहू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वही उसे शर्म आता देख अक्षय ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। वही पीहू का चेहरा अभी भी लाल था। उसने अक्षय की तरफ देखकर कहा, बेशर्म। अक्षय झटके से उसके ऊपर आ गया। उसने पीहू के दोनों हाथों को बेड के दोनों तरफ प्रेस करते हुए कहा, अभी मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है बीवी, तुमने अभी तो बस ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म तो तुम्हें जिंदगी भर देखना है। इतना कहते कि अक्षय पीहू के होठों पर किस करने लगा। पीहू भी अक्षय का साथ दे रही थी। उसका एक हाथ अक्षय के बालों में घूम रहा था और दूसरे हाथ से उसने बेडशीट को मुट्ठी में भरा हुआ था। अक्षय का एक हाथ पीहू के पूरी बॉडी को सहला रहा था और पूरे कमरे में पीहू की सिसकियां सुनाई दे रही थी। अक्षय का हाथ धीरे धीरे पीहू के पेट से होते हुए उसकी चेस्ट पर आ रहा था। अक्षय ब्लाउज के ऊपर से ही उसकी चेस्ट को प्रेस करना शुरू कर दिया। पीहू की सांसें से तेज हो गई और उसकी सिसकियां निकलने लग गई, पर अक्षय के होंठ उसके होठों पर थे, जिस वजह से उसकी आवाज से मुंह में ही दबकर रह रही थी।
अक्षय अब काफी वाइल्ड होकर पीहू के होठों पर किस कर रहा था। अक्षय का एक हाथ पीहू के चेस्ट को जोर जोर से प्रेस कर रहा था, जिस वजह से पीहू बेड पर अपने पैर पटक रही थी और उसकी पैरों में पहन पायल का शोर कमरे में संगीत की तरह घूम रहा था, जो अक्षय को और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। अक्षय ने धीरे धीरे अपने होंठ उसके होठों से हटाकर पूरे चेहरे पर फिर आना शुरू कर दिया। पीहू सिर्फ सिसकियां लेते हुए अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी। वहीं अक्षय अब धीरे धीरे उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। अब पीहू पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, उसकी सांसें भी काफी भारी हो गई थी। अक्षय एक हाथ से उसके ब्लाउज को निकाल रहा था। धीरे धीरे अक्षय ने पीहू के सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिया। अब पीहू उसके सामने नीचे नेकेड लेटी हुई थी और अक्षय उसे लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। अक्षय की नजरों में अपने लिए डिजायर देखकर पीहू ने शर्मा कर अपना चेहरा पिलो में छुपाया। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, जान कसम से जब भी तुम ऐसे शर्म आती हो मेरी जान निकल जाती है। इतना कहकर अक्षय ने अपने भी कपड़े निकाल कर फेंक दिए और वापस पीहू के ऊपर आ गया। कुछ देर बाद अक्षय ने अपने होंठ पीहू की खुली चेस्ट पर फिर आना शुरू कर दिया। पीहू ने कसके अपने एक हाथ से अक्षय के बालों को मुट्ठी में भर लिया और सिसकियां भरने लगी। अक्षय काफी ज्यादा वाइल्ड होकर उसकी चेस्ट पर किस कर रहा था और एक हाथ से उसकी चेस्ट को सहला रहा था। पूरे कमरे में दोनों की प्यार की खुशबू फैली हुई थी। कुछ देर बाद अक्षय धीरे धीरे उसके पेट पर किस कर रहा था और साथ में बाइट भी। अक्षय का एक हाथ पीहू के सेंसिटिव एरिया को सहला रहा था, जिस वजह से पीहू की आप सिसकियां और ज्यादा तेज हो गई थी। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा जो उसके लिए काफी डेस्परेट लग रही थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तैयार हो जान। पीहू ने अपना सर हिलाया। अक्षय झटके से उसके अंदर समा गया और उसे प्यार करने लगा। पूरे कमरे में दोनों की सिसकियां और तेज चलती सांसें सुनाई दे रही थी। करीब रात के 2 बजे तक अक्षय पीहू को इसी तरह से प्यार करता रहा। पीहू थक कर चूर हो गई थी, पर अक्षय के अंदर अभी भी एनर्जी बाकी थी। पर जब उसने पीहू की ऐसी हालत देखी तब वो उसके ऊपर से उठकर साइड में लेट गया। उसने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। अक्षय ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, शांत हो जाओ मेरी जान, तुम क्यों इस तरह से घूर रही हो। पीहू ने मुंह फुलाकर कहा, आप हमें जान से मारना चाहते हो। अक्षय ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हारे मुंह से इस तरह के शब्द निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, जैसी आपकी हरकतें हैं उसके बाद हम ऐसे शब्द भी ना बोले। आपको पता है हमें कितना दर्द हो रहा है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सेंसिटिव एरिया पर फिर आते हुए कहा, ठीक है मैं यहाँ पर दवाई लगा देता हूँ। पीहू ने गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं है, हमें सोने दीजिए। अक्षय ने कहा, ठीक है तुम गुस्सा मत करो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ ही देर बाद थके होने के कारण दोनों सो गए। सुबह के 3:30 बजे। अभी अक्षय और पीहू को सोकर बस 1.5 घंटा ही हुआ था और बाकी घर वाले भी अभी चैन की नींद सो रहे थे। तभी अचानक से मल्होत्रा मेंशन का मेन दरवाजा खुला और 2 परछाइयां अंदर आई। उनमें से एक इंसान जो सामने था उसने धीमी आवाज में कहा, मालकिन अभी तो सब लोग सो रहे होंगे, हमें इस समय नहीं आना चाहिए था। उस इंसान की बात सुनकर उसके साथ में आ रही औरत, जिसकी उम्र यही कुछ 75 साल के आसपास होगी, उसने गुस्से से कहा, चुप कर नालायक, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। औरत की बात सुनकर वह आदमी, जिसकी उम्र यही कुछ 40 साल के आसपास होगी, वह चुप हो गया। उस औरत ने गुस्से से कहा, सभी निकम्मे हैं, इस वक्त कौन सोता है, आधे घंटे बाद सुबह हो जाएगी और यह लोग राक्षसों की तरह सो रहे हैं। उस औरत की बात सुनकर उसके साथ में आए हुए आदमी ने मुंह बनाकर कहा, मैडम 3:30 बजे इंसान सोते ही है, और रही बात आधे घंटे में सुबह होने की तो वह आपके लिए होती है, दुनिया के लिए वह सुबह सुबह की अच्छी नींद लेने के लिए होती है।
उस आदमी की बात सुनकर उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी उसके पैर पर जोर से मारते हुए कहा, अपनी जुबान बंद कर वरना जबान और तेरे यह पैर दोनों कटवा दूंगी। उस आदमी ने चुपचाप अपना सर झुकाया। उस औरत ने गुस्से से कहा, जरा लाइट तो शुरू करो, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि हम यहाँ पर आए और यह लोग हमारा स्वागत भी ना करे। उस आदमी ने मन ही मन कहा, अगर भूतों की तरह किसी के घर में घुस होगी तो उन लोगों को सपने में थोड़ी आएगा कि उनके घर पर साक्षात चंडिका माता पधार चुकी है। उस आदमी ने मन ही मन कहा, पर उस औरत के पास जैसे किसी के मन की बात सुनने की शक्ति हो। उसने अपनी छड़ी उस आदमी के पीठ पर मारते हुए कहा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। उस आदमी ने अपनी जगह पर कूदते हुए कहा, मैडम माफ कर दो। उस औरत ने गुस्से से कहा, मैंने कहा लाइट शुरू करो। उस आदमी ने स्विच बोर्ड ढूंढा और लाइट ऑन कर दी। पूरा मल्होत्रा मेंशन का लिविंग रूम चमचमाती लाइटों से जगमग आ गया और इसी के साथ उस औरत का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। सफेद कलर की साड़ी जिसमें वह औरत बला की खूबसूरत लग रही थी, उम्र का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा था। वह औरत दिखने में करीब करीब 80% वसुधा जी की तरह लगती थी, पर बाकी 20% वह थोड़ी अलग थी। पर अगर कोई भी उन्हें वसुधा जी के साथ देख ले तो वह यह बात आसानी से पहचान सकता था कि यह दोनों बहनें हैं। उस औरत ने मुस्कुराते हुए मल्होत्रा मेंशन को देखकर कहा, अब तुम सबकी अच्छे से कुटाई होगी कि मैं यहाँ आ गई हो, तुम सबको अच्छे से सुधारूंगी। उस औरत की बात सुनकर साइड में खड़े आदमी ने मन ही मन कहा, जो खुद सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है वह दूसरों को क्या सुधारेगी। इससे पहले कि और कुछ सोचता हूँ, उसकी पीठ पर एक और छड़ी आकर लगी। इसे के साथ बहुत छोटे बच्चों की तरह बंदर की तरह पूरे हॉल में कूदने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान रामू, क्यों तेरी जबान बंद नहीं रहती, जबकि तेरे आसपास यह चुड़ैल ही रहती है, जबकि तू जानता है कि यह मन की भी बात सुन लेती है। रामू ने खुद को मन ही मन कोसते हुए कहा। तभी उस औरत ने गुस्से से कहा, जल्दी सबको उठाकर लाओ, अभी के अभी इन सब की परेड लेनी है मुझे। रामू ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, मैडम यह लोग नॉर्मल इंसान है तो 3:30 बजे आराम से सो रहे होंगे, आप क्यों इन सब की नींद हराम करना चाहती हो। और ने गुस्से से कहा, तुम जा रहे हो या फिर अपने पैर कटवाना चाहते हो। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। इतना कहकर वह मन ही मन उस औरत यानी कि यशोदा रघुवंशी, जो कि वसुधा जी की बड़ी बहन थी, उनकी बात मानकर ऊपर सीढ़ियों से जाने लगा। तभी बाहर से 2 मेड अंदर आई, क्योंकि उन लोगों को गार्ड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वसुधा मैडम की बड़ी बहन आई है। वही यशोदा जी के बारे में यह मेड अच्छे से जानती थी कि वह किसी सनकी से कम नहीं है, इसलिए वो डरते डरते यशोदा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। यशोदा जी ने उन दोनों को घूरते हुए काम, तुम दोनों एक नंबर की निकम्मी हो, अब जाकर जल्दी सबको उठा कर लाओ, आज सबकी खबर लूंगी। उन 2 मेड ने अपना सर हिलाया और ऊपर सबको बुलाने के लिए चली गई। वहीं रामू ने वसुधा जी के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाया, आते हुए कहा, उठे उठे उठे। वही ओम जी, जो कि वसुधा जी को गले लगा कर सो रहे थे। ओम जी अपनी आंखें खोली और हैरानी से कहा, इस वक्त कौन है। वसुधा जी भी उठकर बैठ गई। दोनों अपनी जगह से खड़े हुए। ओम जी ने दरवाजा खोला और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, चुड़ैल आ गई। एपिसोड 56, जुल्मी दीदा मल्होत्रास की खराब हालत। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर ओम जी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आ गई चुड़ैल। वही उनके पीछे ही आ रही वसुधा जी ने जैसे ही उनके मुंह से यह शब्द सुना, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि ओम जी चुड़ैल उनकी बड़ी बहन यानी कि उनकी दिदा यशोदा जी को ही कहते थे।
तभी उन्होंने गुस्से से ओम जी की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, हटिए। इतना कहकर उन्होंने ओम जी को साइड में किया और सामने खड़े इंसान को देखकर उन्होंने खुशी से कहा, रामू तुम मतलब दीदा आ गई। इतना कहकर वह खुशी से चिल्लाने लगी। उन्हें इतना खुश होता देख ओम जी ने मन ही मन कहा, है भगवान, यह औरत यमराज की आने पर इस तरह से खुश हो रही है जैसे वह कोई हमें तोहफा देने आए हो। वही सामने खड़े रामू ने मुस्कुराते हुए वसुधा जी को देखकर कहा, छोटी मैडम बड़ी मैडम ने आप सबको जल्दी नीचे बुलाया है। वही अपनी दीदा के आने की खबर सुनकर वसुधा जी की नींद पल भर में गायब हो गई और वह छोटे बच्चों की तरह उछलते कूदते कॉरिडोर से होते हुए नीचे जाने लगी। उन्हें इस तरह से बर्ताव करता देख ओम जी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अब तुम बच्ची नहीं रही जो इस तरह से कूद रही हो। अब तुम बुढ़िया हो गई हो तो धीरे से चलो, वरना अगर कमर टूट गई तो तुम्हारी चुड़ैल बहन कुछ नहीं करने वाली। वसुधा जी जो खुशी खुशी नीचे जा रही थी, जैसे ही उनके कानों में ओम जी की आवाज पड़ी, उन्होंने गुस्से से ओम जी की तरफ देखकर कहा, आप हमारी दीदा के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसा आपका हुक्म बेगम साहिबा, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपकी प्यारी बहन को, पर आप प्लीज हमसे नाराज मत होना। ओम जी की बात सुनकर वसुधा जी ने एटीट्यूड से कहा, चलिए जल्दी, दीदा ने बुलाया है। ओम जी ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, इस वक्त सुबह के 3:30 बजे हैं और यह इंसानों का सोने का वक्त होता है। भले ही तुम्हारी बहन चुड़ैल है पर हम तो इंसान हैं। ओम जी के मुंह से बार बार अपनी प्यारी दीदा के लिए चुड़ैल सुनकर वसुधा जी ने गुस्से से कहा, अगर एक और बार आपके मुंह से मेरी दीदा के लिए शब्द निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओम जी ने छोटे बच्चों की तरह उंगली अपने मुंह पर रखी और कहा, ठीक है ठीक है। दोनों नीचे जाने लगे। वसुधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ओम जी के चेहरे पर नकली मुस्कुराहट। यशोदा जी ओम जी के नाक में दम कर देती थी। ओम जी के लिए वसुधा जी की बहन यानी कि दीदा का यहाँ आना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वसुधा जी इस सीढ़ियों पर खड़ी थी, जैसे ही उन्हें नीचे अपनी बहन दिखाई दी, वह छोटे बच्चों की तरह सीढ़ियों से उतरकर सीधा जाकर उनसे लिपट गई। यशोदा जी ने भी वसुधा जी को प्यार से गले लगाकर उनके माथे पर किस किया और थोड़े गुस्से से कहा, छोटी तू इतनी देर तक कैसे सो सकती है, तूने समय देखा है? वसुधा जी ने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, दीदा अभी सिर्फ 3:30 बजे हैं। यशोदा जी ने गुस्से से कहा, यह समय सोने का नहीं होता बल्कि जल्दी उठकर योगा करने का होता है, क्योंकि योगा से ही होगा। वैसे वह तुम्हारा नमूना पति कहा गया। यशोदा जी की बात सुनकर वसुधा जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दीदा आप उन्हें नमूना मत कहो, वह मेरे पति है। यशोदा जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे उस नालायक पति को निकम्मा नहीं तो क्या कहूँ। तभी पीछे से ओम जी यशोदा जी को आते दिखाई दिए। यशोदा जी ने ओम जी को देखकर कहा, देखो इस तरह से आलस करने के कारण उम्र से पहले ही यह कितना बुढ़ा दिखने लगा है। खुद के लिए बुढ़ा सुनकर ओम जी ने गुस्से से कहा, देखो यशोदा तुम इस तरह से मुझे बुढ़ा नहीं कह सकती, बुढ़ी तुम हो। यशोदा जी ने एटीट्यूड से कहा, मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं 70 साल की हूँ और खुद को देखो, उम्र से पहले ही सारे बाल झड़ गए। अभी तो तुमने अपने पर पोते भी नहीं देखे और तुम्हारी उम्र 90 साल के बुढ़े जैसे हो गई। इसलिए आज से तुम्हारी डाइट को मैं कंट्रोल करूँगी, तुम्हें अच्छे से योगा करवाऊंगी जिससे तुम अच्छे दिखने लोगों के, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और मेरी प्यारी छोटी को साथ में देखकर कोई बाप बेटी की जोड़ी समझे। ओम जी ने छोटे बच्चों की तरह उंगली अपने मुंह पर रखी और कहा, ठीक है ठीक है। दोनों नीचे जाने लगे। वसुधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ओम जी के चेहरे पर नकली मुस्कुराहट। यशोदा जी ओम जी के नाक में दम कर देती थी। ओम जी के लिए वसुधा जी की बहन यानी कि दीदा का यहाँ आना किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
वसुधा जी इस सीढ़ियों पर खड़ी थी। जैसे ही उन्हें नीचे अपनी बहन दिखाई दी, वह छोटे बच्चों की तरह सीढ़ियों से उतरकर सीधा जाकर उनसे लिपट गई। यशोदा जी ने भी वसुधा जी को प्यार से गले लगाकर उनके माथे पर किस किया और थोड़े गुस्से से कहा, छोटी तू इतनी देर तक कैसे सो सकती है, तूने समय देखा है? वसुधा जी ने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, दीदा अभी सिर्फ 3:30 बजे हैं। यशोदा जी ने गुस्से से कहा, यह समय सोने का नहीं होता बल्कि जल्दी उठकर योगा करने का होता है, क्योंकि योगा से ही होगा। वैसे वह तुम्हारा नमूना पति कहा गया। यशोदा जी की बात सुनकर वसुधा जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दीदा आप उन्हें नमूना मत कहो, वह मेरे पति है। यशोदा जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे उस नालायक पति को निकम्मा नहीं तो क्या कहूँ। तभी पीछे से ओम जी यशोदा जी को आते दिखाई दिए। यशोदा जी ने ओम जी को देखकर कहा, देखो इस तरह से आलस करने के कारण उम्र से पहले ही यह कितना बुढ़ा दिखने लगा है। खुद के लिए बुढ़ा सुनकर ओम जी ने गुस्से से कहा, देखो यशोदा तुम इस तरह से मुझे बुढ़ा नहीं कह सकती, बुढ़ी तुम हो। यशोदा जी ने एटीट्यूड से कहा, मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं 70 साल की हूँ और खुद को देखो, उम्र से पहले ही सारे बाल झड़ गए। अभी तो तुमने अपने पर पोते भी नहीं देखे और तुम्हारी उम्र 90 साल के बुढ़े जैसे हो गई। इसलिए आज से तुम्हारी डाइट को मैं कंट्रोल करूँगी, तुम्हें अच्छे से योगा करवाऊंगी जिससे तुम अच्छे दिखने लोगों के, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और मेरी प्यारी छोटी को साथ में देखकर कोई बाप बेटी की जोड़ी समझे। ओम जी ने गुस्से से कहा, देखो तुम बेवजह मुझसे लड़ रही हो, अभी भी नहीं बदली, तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही हो। यशोदा जी ने गुस्से से कहा, तुम गधे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की। अपने दीदी और ओम जी को इस तरह से लड़का देख वसुधा जी ने थोड़े गुस्से से कहा, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए, अभी सुबह सुबह का वक्त हुआ है और आप सब इस तरह से लड़कर हमारी सुबह खराब नहीं कर सकते। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी और यशोदा जी ने एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरा और फिर मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों को देखकर वसुधा जी ने मन ही मन का, बचपन से यह लोग इस तरह से लड़ रहे हैं, हे भगवान क्या होगा। अक्षय और पीहू के कमरे के बाहर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे। इस वक्त दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। पीहू कसी बंदर के बच्चे की तरह अक्षय के ऊपर दोनों पैर और हाथ पसार कर सो रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज सुनाई दी, पर दोनों गहरी नींद में थी जिस वजह से दोनों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पर लगातार आ रही आवाज को सुनकर अक्षय की नींद खुल गई। उसने एक नजर अपनी प्यारी बीवी को देखा जो किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके ऊपर सो रही थी। उसने धीरे से उसे बेड पर दूसरे साइड में सुलाया और गुस्से से अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए गए। उसे इस वक्त जो कोई भी दरवाजे पर था उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2 मेड को देखकर अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम दोनों पागल हो जो आधी रात को इस तरह से दरवाजे पर खटखटा रही हो। उन दोनों में से एक मेड ने हिम्मत करके कहा, अक्षय सर, वह दीदा का ऑर्डर था कि सबको बुला कर लाया जाए। वही जैसे ही अक्षय के कानों में दीदा का नाम पड़ा, उसने हैरानी से कहा कि वह इस वक्त आई है। दोनों मेड ने धीरे से अपना सर हिलाया। अक्षय ने अपने बालों को खींचते हुए कहा, पहले से इस घर में पागल कम थे, जो पागलों की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ आ गई है। भगवान, अब यह बुढ़िया चैन से सोने भी नहीं देगी। अक्षय यशोदा जी को गुस्सा आने पर बुढ़िया कहता था, क्योंकि उन्हें अपनी उम्र पर कोई कमेंट पसंद नहीं था। अक्षय ने एक नजर सोती हुई अपनी प्यारी मासूम बीवी पर देखा और कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी चेरी की नींद तो खराब नहीं करने दूंगा बुढ़िया आपको। इतना कहकर अक्षय ने कमरे का दरवाजा लगाया और नीचे चला गया। कुछ देर बाद हॉल में दीदा अपने हाथ में छड़ी और अपने जोगिन के कपड़ों में खड़ी थी। इस वक्त उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 70 होगी। वह अभी भी 50 से 55 साल की लगती थी। उनके चेहरे की चमक अभी भी कम नहीं हुई थी। वही उनके सामने पूरी मल्होत्रा फैमिली बेचारों की तरह खड़ी थी, खासकर कृपा जी, संगीता जी जो लगातार शराबियों
की तरह लड़खड़ा रही थी, क्योंकि अभी भी उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वही अक्षय बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। वहाँ पर सब मौजूद थे सिवाय दो लोगों के, एक थी कुहू और एक थी पीहू। साहिल, सात्विक और अवनी तीनों एक जगह खड़े होकर गुस्से से दीदा को घूर रहे थे, क्योंकि उन तीनों को जबरदस्ती खींचकर यहाँ लाया गया था, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कह कर सकते थे। तभी दीदा ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम सब के सब आलसी हो गए हो। इतना कहकर उन्होंने सबकी तरफ उंगली घुमाई। तभी साहिल ने मुंह बनाकर कहा, दीदा हम सब आलसी नहीं है, आप ज्यादा कुर्ती ली हो इसलिए आपको हम सब आलसी लग रहे हैं। साहिल की बात सुनकर दीदा ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी छड़ी साहिल के पैर पर मारते हुए कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी नालायक। एक अच्छा तो काम तूने जिंदगी में किया नहीं और बड़ा आया मेरे सामने जबान खुलने वाला। आज तो पूरे गार्डन के 50 चक्कर लगाएगा। वही दीदा की बात सुनकर बेचारे साहिल के सर पर तो बड़ा सा पहाड़ टूट गया। वह अचानक से टीवी सीरियल की बहू की तरह जोर से चिल्लाया, नहीं इतनी जोर से चीखा कि हॉल में मौजूद हर एक इंसान ने अपने कानों पर हाथ रखा, यहाँ तक कि ऊपर कमरे में सो रही थी पीहू उस आवाज को सुनकर डर के मारे धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मर गई। उसने एक नजर कमरे में देखा, अक्षय उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा, घड़ी में इस वक्त सुबह के 3:45 बज रहे थे। उसने मन ही मन कहा, इस वक्त अक्षु कहाँ गए होंगे। उसने इतना सोचकर खुद को जैसे तैसे खड़ा किया। बेचारी की कमर जोर से दुख रही थी। उसने कमर को सहलाते हुए कहा, और यह चीखने की आवाज कैसी थी। उसने कहा, कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इतना सोचकर वह जल्दी से कमरे से बाहर निकली और लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगी। नीचे इतने सारे लोगों को खड़ा देखकर उसने हैरानी से कहा, सब लोग आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। वह धीरे धीरे नीचे आने लगी। नीचे घर के सभी लोगों के बीच उसे एक और चेहरा नजर आया, जो कि यशोदा जी का था। यशोदा जी को देखकर उसने एक नजर वसुधा जी की तरफ देखा। दोनों की शक्ल 80 से 90% तक मिल रही थी। यह देखकर मन ही मन सोचकर पीयू ने झट से कहा, मतलब यह दीदा है। इतना सोचकर वो एक्साइटेड हो गई और छोटे बच्चों की तरह सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आने लगी। तभी सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। वही अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में पीहू बहुत जोर से आ रही थी। अचानक से नीचे की 3 सीढ़ियों पर से उसका पैर लड़खड़ा गया और वह गिरने को हुई। उससे पहले ही अक्षय दौड़कर आया। उसने जल्दी से अपनी प्यारी बीवी को अपनी बाहों में थाम कर ठीक से खड़ा किया और घबराते हुए कहा, तुम ठीक हो ना चेरी। वहीं खुद को इस तरह से अक्षय की बाहों में देखकर पीहू ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, थैंक यू सो मच अक्षु, वरना आज मेरी कमर टूट जाती। वहीं यशोदा जी का ध्यान भी पीयू की तरफ गया। हूँ इस वक्त सिर्फ एक लॉन्ग टी शर्ट में थी, पर टी शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। अक्षय ने ही नीचे आने से पहले पीहू को यह टी शर्ट पहना दी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अक्षय की बीवी। यह याद करते ही उनकी आंखों में चमक आने लगी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अक्षय। यह आवाज सुनकर अक्षय और पीहू का ध्यान आवाज की दिशा में गया। अक्षय ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और पीयू की आंखों में चमक आ गई। उसने दीदा के बारे में काफी कुछ सुना था। वह दीदा से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। अक्षय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के यशोदा जी की तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। यशोदा जी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को लेकर अक्षय की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। यशोदा जी आकर अक्षय और पीयू के पास खड़ी हो गए। उन्होंने पीहू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अक्षय से कहा, यह तुम्हारी बीवी है। अक्षय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पीहू को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, कोई शक। अक्षय की बात सुनकर यशोदा जी ने एक नजर उसकी तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, तुझ जैसे नालायक को यह हीरा कहां से मिल गया। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए प्यार से पीयू के चेहरे पर हाथ फेरा।
वहीं उनकी बात सुनकर अक्षय का चेहरा काला पड़ गया और उनसे कुछ दूरी पर खड़े साहिल, सात्विक और अवनी की हंसी छूट गई। उन तीनों को हंसता देख अक्षय ने जानलेवा नजरों से तीनों को देखा। तीनों ने जल्दी से हंसना बंद कर दिया। वही दीदा की बात सुनकर पीयू ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आप दीदा हो ना? दीदा ने प्यार से कहा, बिल्कुल कोई शक। पीयू ने खुशी से कहा, हमें आपसे बहुत खुशी हुई मिलकर, हम तो आपसे कब से मिलना चाहते हैं, जब से दादी ने हमें आपके बारे में बताया। पीहू की मीठी सी आवाज और उसका बच्चों की तरह चुलबुलापन देखकर दीदा को वह पहली नजर में ही पसंद आ गई। वही दीदा को इस तरह से अपनी प्यारी बीवी के साथ बात करता देख अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही मेरी बीवी के क्लोज नहीं आ रही है। अक्षय की बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों ने हैरानी से अक्षय को देखा, मतलब यह आदमी अब दीदा से भी जलेगा। वही दीदा ने घूरकर अक्षय को देखा और कहा, माना कि तू जैसे नालायक को एक परी मिल गई, पर तुझे इतना भी जलन महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी दीदा ही हूँ और मैं एक औरत हूँ, तो तेरी बीवी सेफ है। अक्षय ने गुस्से से घूरकर दीदा को देखा पर कुछ नहीं कहा। वही पीयू ने प्यार से कहा, दीदा आप ऐसे मत कहो, अक्षय की तो आदत ही है सबको घूरते रहते हैं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पीयू की बात सुनकर दीदा ने मुस्कुराते हुए भी उसे कहा, तू तो बिल्कुल हमारी तरह प्यारी है मेरी बच्ची, पर मुझे तू एक बात बता। इतना कहकर उन्होंने मुंह बनाकर अक्षय की तरफ देखा और कहा, तुझे यह नालायक कैसे पसंद आ गया? ना इसे हंसना आता है, ना मुस्कुराना, ना यह किसी चीज में एंजॉय करता है। दिन भर यह एक ही काम करता है और वह है अपने ऑफिस जाना और पैसे कमाना। वैसे इसकी ही बात छोड़ो, इस घर में हर एक आदमी इसी की तरह है, किसी काम का नहीं, सबके सब निकम्मे हैं। इतना कहकर उन्होंने ओम जी, संजय जी और करण जी की तरफ देखा। वही ओम जी ने गुस्से से घूरकर वसुधा जी को देखा और कहा, हाँ तुम तो बहुत काम की हो चुड़ैल। वहीं की ओम जी जो कि हमेशा ही मजाक करते रहते थे, उनके मुंह से इस तरह की बात सुनकर पीहू हैरान हो गई। वही ओम जी की बात सुनकर बदले में यशोदा जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो गधे कहीं के, अकल तो है ही नहीं, तुम्हें घास चरना चाहिए तब तुम्हें अक्ल आएगी। वसुधा जी ने कहा, दीदा आप चुप रहो और ओम आप भी चुप रहो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ घूर कर देखा और चुप हो गए। फिर वसुधा जी ने साहिल और सात्विक की तरफ देखकर कहा, और यह दोनों ने, मुझे तो लगता ही नहीं इन्हें बीवी मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो जल्दी ही इन्हें छोड़कर भाग जाएगी। साहिल ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, आप बहुत बुरी हो, आप इस तरह से बात मत करो, वैसे भी आपकी जबान काली है। अगर मेरी जानेमन मुझे छोड़कर भाग गई तो वही खुद की काली जुबान है। यह सुनकर यशोदा जी ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी छड़ी साहिल को मारते हुए कहा, तेरी कमर ना तोड़ी तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। साहिल बच्चों की तरह हॉल में इधर उधर कूदने लगा और यशोदा जी उसके पीछे छड़ी लेकर। यशोदा जी इस उम्र में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, कारण था उनका योगा, जो कि अब वह सबसे करा कर उनकी कमर तोड़ने वाली थी। करीब 4:15 पर सब लोग गार्डन में मौजूद थे। अब तक पीहू भी योगा के कॉस्ट्यूम पहनकर आ गई थी। दीदा सबके सामने खड़ी थी और पूरी मल्होत्रा फैमिली उनके आगे। दीदा ने सबकी तरफ देखा कर कहा, तुम सब लोग। इतना कहकर उन्होंने मल्होत्रा फैमिली के सभी आदमियों की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ गार्डन के पास चक्कर लगा कर आओ। गार्डन काफी बड़ा था, उसके बाद चक्कर यानी कि आसानी से 5 किलोमीटर भागना तो हो ही जाता। वहीं यह सुनकर साहिल और सात्विक ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों का चेहरा रोने जैसा हो गया। दीदा ने सबकी तरफ घूरते हुए कहा, जल्दी जाओ वरना तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा। उनकी बात सुनकर सब लोग बिना देरी किए भाग गए। ओम जी अभी भी वही खड़े थे। ओम जी को देखकर यशोदा जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो रहने दो, बुढ़े हो गए हो, क्या पता कमर टूट जाए। उनकी बात सुनकर ओम जी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं अभी भी जवान, देखो। इतना कहकर वह भी दौड़ने लगे। करीब 15 मिनट बाद सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी और दीदा किसी स्कूल में जेलर की तरह अपने सभी कैदियों से जबरदस्ती योगा करा रही थी।
यहाँ तक कि घर की सारी औरतों पर भी वह रहम नहीं खा रही थी। साहिल और सात्विक थक कर चूर हो गए थे और एक जगह पर बैठ गए थे। अभी उनके 4 चक्कर पूरे हो गए थे, तभी उन दोनों के ऊपर किसी ने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। दोनों ने अपनी नजर ऊपर उठाकर देखा तो यह रामू था, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को डंडे से पीट रहा था। दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और भागने लगे। सबके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। वहीं जुल्मी दीदा सब लोगों पर कहर बरसा रही थी। एपिसोड 57 पीहू करेगी एक्टिंग रिवेंज की शुरुआत। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। दीदा ने सबकी हालत खराब कर दी थी। वही पीहू, जो कि दीदा के आने के बाद इतनी ज्यादा खुश हुई थी, अब वह मन ही मन खुद को गालियां दे रही थी। कितनी खतरनाक! दीदा के आने पर वह किस तरह से खुश हो रही थी। सब लोगों की हालत देखकर दीदा ने सबको घूरते हुए कहा, तुम सब के सब निकम्मे हो। इतना कहकर उन्होंने रामू की तरफ इशारा किया और कहा, इन सब के लिए एक बड़े बड़े गिलास भर के करेले का जूस लाओ, तभी इन सब को अक्ल आएगी। करेले के जूस का नाम सुनकर सब लोग हैरानी से आंखें फाड़ कर दीदा को देखने लगे। संगीता जी ने बच्चों की तरह चेहरा बनाकर कहा, आप चाहे तो मुझे चिप्स के पैकेट दे दो, मैं सब जल्दी से खत्म कर दूंगी। संगीता जी की बात सुनकर दीदा ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब तुम 2 गिलास करेले का जूस पी होगी। वही दीदा की बात सुनकर संगीता जी ने पाउट बनाकर कहा, आप इस तरह का जुल्म मेरे साथ नहीं कर सकती। दीदा, नहीं कर सकती, मैं तो आपकी क्यूट संगीता हूँ ना। इतना कहकर संगीता जी ने क्यूट सा फेस बनाया, पर दीदा तो दीदा थी। उन्होंने संगीता जी को घूरते हुए कहा, अब तुम यह नाटक करना बंद करो, क्योंकि अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। अब तुम्हारी उम्र अपने बच्चों के बच्चे गोद में खिलाने की है। और अगर यह नालायक, इतना कहकर उन्होंने अक्षय की तरफ इशारा किया और कहा, निकम्मा नहीं होता तो अब तक तुम्हारे हाथ में 2-3 पोते पोतियां होते। संगीता जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दीदा प्लीज नहीं। कुछ देर बाद पूरी मल्होत्रा फैमिली अपने हाथ में पकड़े बड़े बड़े गिलास को घूर रही थी, जिनमें करेले का जूस था। अक्षय तो एक घूंट में करेले का जूस पी गया था, जैसे उसे इससे कोई मतलब ना हो। वही बाकी सब की हालत खराब थी, संगीता जी की तो सबसे से ज्यादा, क्योंकि उनके सामने एक नहीं बल्कि 2 करेले के जूस रखे हुए थे। दीदा ने सबकी तरफ देखकर कहा, अगर तुम सब ने अगले 1 मिनट के अंदर अंदर एक गिलास को खत्म नहीं किया तो नहीं पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने इतना कहा ही था कि वहां मौजूद हर एक इंसान ने अपना गिलास उठाकर जल्दी से गटक लिया। कुछ देर बाद सबका चेहरा रोने जैसा हो गया था। वही संगीता जी तो सच में रोने ही लगी थी। उन्हें छोटे बच्चों की तरह रोता देख दीदा ने गुस्से से कहा, संगीता, यह बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। संगीता जी ने दीदा की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप बहुत बुरी हो दीदा, मैं आपके आने पर कितना खुश थी और आपने ही मुझे इस तरह की पनिशमेंट दी। इतना कहकर वह दौड़ते हुए वहाँ से सीधा कमरे की तरफ भाग गयी। संगीता जी के पीछे पीछे संजय जी भी भागते हुए उनके पीछे गए, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि संगीता जी किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है। दीदा ने सबकी तरफ देखकर कहा, कल से तुम सब 3:30 बजे मुझे यहाँ दिखने चाहिए। इतना कहकर वह अंदर चली गई। वही बाकी सब हैरानी से दीदा को देख रहे थे। आखिर 3:30 बजे कौन योगा करने के लिए उठता है? सबका चेहरा रोने जैसा हो गया था। आखिर कौन अपनी हर रोज की नींद खराब करना चाहेगा? वही अक्षय बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा कमरे में चला गया था। उसके पीछे पीछे पीहू भी आ गई थी। वो अभी भी थकी हुई थी, क्योंकि रात भर अक्षय ने उसे सोने नहीं दिया था और अब दीदा नाम की नई परेशानी आ गई थी। पीहू ने मासूम चेहरा बना कहा, अक्षु, दीदा हर रोज ऐसे ही परेशान करेंगी, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती। आपको पता है मुझे रात भर अच्छी नींद नहीं आती, पर सुबह सुबह की नींद मेरी कितनी अच्छी होती है। अक्षय ने एक नजर अपनी प्यारी बीवी की तरफ देखा, जिसका चेहरा उदास था। उसने प्यार से पीयू के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, अगर तुम्हें सोना है
तो तुम सो सकती हो, कोई मेरी बीवी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं दीदा से साफ साफ कह दूंगा कि वह तुम पर अपने यह एक्सपेरिमेंट ना आजमाए। अक्षय की बात सुनकर पीयू ने जल्दी से अपना सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो दीदा को लगेगा कि मैं यह सब आपसे कहने के लिए कह रही हूँ। इससे वह मुझे पसंद नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि दीदा को मैं बुरी लगूं। अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, बीवी, तुम्हें मेरे अलावा किसी और पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मैं तुमसे गुस्सा ना रहूं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुंह बनाकर कहा, आप कभी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते। जब कोई लड़की अपने ससुराल में आती है तब वह अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से रहना चाहती है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, समझे बुद्धू। अक्षय ने प्यार से पीहू के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस इतना पता है कि मेरी बीवी सबसे अच्छी है, जिसे हर कोई प्यार करता है, और सबसे ज्यादा आपके हब्बी। अक्षय की बात सुनकर पीहू मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। तभी अक्षय ने उसे प्यार से पूछा, वैसे क्या आपने सोचा है कि हमें आपके लिए किस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल चाहिए? पीयू ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे मैंने सुना था कि कोई नई मूवी बन रही है जिसका प्रोड्यूसर अहमद खान है। उस मूवी में माया को लीड रोल मिलने की चांस है, मुझे उसी में काम करना है। पीहू की बात सुनकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने मन ही मन कहा, स्मार्ट बीवी। अक्षय ने पीहू के माथे पर किस करते हुए कहा, हो जाएगा। पीहू ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तक माया को भी कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली, पर वह काफी फेमस हो चुकी है, खास करके अपने उस मेकअप से पुते चेहरे के कारण। मुझे उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है, तो मैं चाहती हूँ कि माया उसे फिल्म में कोई जूनियर रोल करे। अक्षय ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ का मतलब, तुम उसे अपने सामने खड़ा करके लोगों को बताना चाहती हो कि कौन अच्छी एक्ट्रेस है और कौन नहीं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं उसे उसी तरह से धूल चटना चाहती हूँ जैसा उसने मेरे साथ किया था। उसने मुझे झूठे ड्रग केस में फंसाकर मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकलवाया था ना, पर मैं उसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं करना चाहती, मैं उसे तिल तिल के तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ, और यह तभी पॉसिबल है जब वह मेरे सामने रहे। मैं उसके साथ इसलिए एक फिल्म में काम करना चाहती हूँ ताकि खुद से ज्यादा अच्छे रोल में मुझे देखकर वह दिल जलती रहे। आखिर बचपन से उसने मुझसे जलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं बचपन से उसे अपनी बहन मानती थी, पर उसने मेरे साथ क्या किया, अब उसे अपने हर किए का हिसाब चुकाना होगा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी प्यारी बीवी अब अपने रिवेंज लेने के मूड में आ गई है। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें अक्षय के गले में डालकर कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी, बस वह क्या है ना, अपनों के प्यार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी, जिस वजह से मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं उन हर गुनाह की सजा उन्हें दूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया। मम्मा के जाने के बाद मेरी लाइफ में सिर्फ दादाजी थे जिन्हें मेरी कदर थी। आपको पता है, जब डैड ने दूसरी शादी की तब मुझे लगा कि मुझे दूसरी मम्मा मिल जाएगी जो मेरा ख्याल रखेगी, पर आपको पता है पापा रेखा और माया को साथ लेकर आए। माया मुझसे 3 साल बड़ी है, जबकि शादी के बाद में 1 साल के बाद ही हो गई थी। पापा का अफेयर रेखा के साथ मम्मा से शादी के पहले से चल रहा था। उन्होंने मेरी मम्मा को भी धोखा दिया। आपको पता है, आज से पहले कभी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे कोई पापा भी है। माना कि रेखा और माया मेरी सौतेली माँ और बहन है, पर वह तो मेरे सगे पापा है ना, पर उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था। मैं और माया एक ही स्कूल में थे। पेरेंट्स मीटिंग के लिए वह दोनों माया के लिए आते थे, पर मुझसे दोनों में से किसी को कोई मतलब नहीं था। पर दादाजी चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, हमेशा मेरी पेटीएम में आते थे, इसलिए मेरी दुनिया दादाजी के इर्द गिर्द घूमती थी। और अब आपके और हमारी बेबी के मैं
इस जिंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ। अक्षय, पिछली सारी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और आप कभी यह मत सोचना कि मैं उस विशाल के लिए फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद करूँगी। मैं तो विशाल से प्यार भी नहीं करती थी, वह सिर्फ एक अट्रैक्शन था। क्योंकि बचपन से जब भी मैं अकेली होती थी या फिर रोती थी वह मुझे संभालने आता था, पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि वह मुझे माया के साथ मिलकर फंसाना चाहता है। आपको पता है अक्षय, जब हम बहुत छोटे थे तब विशाल भी कुछ 5 या 6 साल का होगा, वह मुझे अपनी सारी चॉकलेट दे देता था क्योंकि माया और रेखा की वजह से मैं हमेशा रोती रहती थी। दादाजी मुझे हमेशा कहते थे कि मैं उन दोनों से बात ना करूं, पर मैं छोटी थी, मुझे लगता था कि मेरी बड़ी दीदी और मेरी मम्मा मुझसे नफरत क्यों करते हैं। विशाल तब मुझे समझाता था कि जरूरी नहीं कि हर कोई हमसे प्यार करे, पर हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। मुझे यह सब समझाने वाला विशाल इतना बुरा कैसे बन गया, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर कहा, क्योंकि तब वह एक बच्चा था और एक बच्चे का दिल मासूम और साफ होता है, पर अब वह एक एडल्ट बन चुका है, उसकी नीड्स होती है। और जहाँ तक मैं उसके और माया के बारे में जानता हूँ, दोनों एक दूसरे के बेड पार्टनर्स है। अक्षय की बात सुनकर पीहू को ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगा, क्योंकि उसे भी इसी बात का शक था। पीहू ने हैरानी से कहा, सिर्फ इस बात के लिए विशाल अपनी बचपन की दोस्त के साथ यह सब कैसे कर सकता है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुमसे किसने कहा कि यह सब सिर्फ उस बात के लिए है। असल में विशाल की हमेशा से तुम पर बुरी नजर थी। जब से वह समझदार हुआ था वह हमेशा से तुम्हें पाना चाहता था, पर तुम तो ठहरी मासूम परी। तुमने कभी विशाल के जज्बातों को नहीं समझा, जिस वजह से उसे गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे इसी गुस्से को माया ने भड़काने का काम किया। माया ने विशाल से कहा कि वह तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा विशाल को दे देगी और आधा माया के नाम हो जाएगा। विशाल भी पैसों के लालच में यह सब मान गया और तुम्हारा बचपन का सीधा साधा भोला भाला दोस्त बड़ा होकर एक शातिर और चालाक आदमी बन गया। पीहू ने हैरानी से कहा, पर यह सब आपको कैसे पता। अक्षय ने कहा, पिछली बार जब वो मुझे मारने वाले थे तब उन्होंने अपने मुंह से यह सब उगला था। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है, पर क्या प्रोड्यूसर अहमद खान मुझे अपनी फिल्म में लीड रोल देंगे। मुझे यह भी पता चला है कि फिल्म डायरेक्ट भी वही करने वाले हैं और वह काफी प्रोफेशनल है। क्या वह मुझे मानेंगे लीड रोल में लेने के लिए। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बीवी, बस तुम अपनी तैयारियां शुरू करो, क्योंकि दोपहर को हम प्रोड्यूसर अहमद खान से मिलने जा रहे हैं। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने खुशी से अक्षय के गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच अक्षय। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर अक्षय से पूछा, पर जहां तक बात रही अहमद खान की नई फिल्म तेरी मेरी यारी, जो कि दोस्ती पर डिपेंड है, उसके लिए फाइनल क्रू डिसाइड हो चुकी है। बस लीड एक्ट्रेस के बारे में डिसाइड नहीं हुआ था, जो कि माया का सिलेक्ट होना लगभग तय था। तो वह क्या सच में मान जाएंगे आपके पास। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने सर हिलाया। कुछ देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थे। तभी अक्षय ने सैंडविच खाते हुए सबकी तरफ देखो कर कहा, पीहू एक्टिंग करना चाहती है। वहीं यह बात सुनकर सब लोगों के खाते हुए हाथ रुक गए और सब लोग हैरानी से कभी अक्षय को देखते तो कभी पीहू को। सबसे पहले छोटी सी शैतान ने रिएक्ट करते हुए चिल्लाकर कहा, मम्मा आप एक्टिंग करना चाहती हो।
तभी संगीता जी ने भी हद बढ़ाकर कहा था, क्या पीहू ने कहा, यह मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, पर कुछ कारणों की वजह से मैं अभी तक अपने करियर की शुरुआत नहीं कर पा रही थी, पर अब मैं फिर से एक्टिंग शुरू करना चाहती हूँ। पीहू ने सबकी तरफ देखा जिनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसने मन ही मन कहा, कहीं सब लोग मुझे मना तो नहीं कर देंगे। तभी उसे संगीता जी की खुशी भरी आवाज सुनाई दी। संगीता जी ने खुशी से कहा, सच में तुम एक्टिंग करोगी, मतलब मेरी बहू हीरोइन बनेगी। उनकी आवाज में खुशी साफ साफ झलक रही थी। तभी वसुधा जी ने भी खुश होते हुए कहा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो बच्चे, हमारे घर में किसी को भी कुछ करने से मना ही नहीं है। बस तुम्हें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी काम करते हुए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम हमेशा सही सलामत रहनी चाहिए, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वसुधा जी की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पीहू मैं मन ही मन भगवान से थैंक यू कहा, उसे इतना अच्छा और सपोर्टिव परिवार देने के लिए जो उसे हर एक डिसीजन में सपोर्ट करते हैं। वरना आजकल ससुराल वाले अपनी बहू को ज्यादातर अपनी ही बातें मनवाते हैं, पर पीहू के पास इतनी प्यारी फैमिली थी जिसे वह हमेशा संजो कर रखना चाहती थी। कुछ देर बाद सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। इस वक्त अपने कमरे में थी और अक्षय को घूर रही थी, जो अपनी फाइल्स पढ़ रहा था और के सभी सवालों को इग्नोर कर रहा था। पीहू ने गुस्से से कहा, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं कि आप न ऐसा क्या कहा डायरेक्टर अहमद से कि वह हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। अक्षय ने घूरकर अपनी बेवकूफ बीवी को देखा जो उसे लगातार परेशान कर रही थी। अक्षय में एक शब्द में जवाब दिया, मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तेरी मेरी यारी स्पॉन्सर कर रही है और सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर में ही हूँ। यह सुनकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह मुंह फाड़कर अक्षय को देखने लगे हुए कहा, अब तुम यह अपना पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो, क्योंकि हम कुछ देर बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने के लिए जाने वाले हैं। अक्षय की बात सुनकर पीहू खुश हो गई और चुपचाप तैयार होने के लिए चली गई, क्योंकि उसे कुछ रिहर्सल करनी थी। क्योंकि अगर डायरेक्टर अहमद खान ने उसे कुछ एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए कहा तो उसके पास भी कुछ टैलेंट होना चाहिए, वरना डायरेक्टर खान को लगेगा कि बस अपने पैसों के दम पर इंडस्ट्री में नाम पाना चाहती है, जो कि पीहू बिल्कुल नहीं चाहती थी। डायरेक्टर खान काफी ज्यादा रेपुटेड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। उन्होंने अब तक सिर्फ हिट फिल्म थी, जिस वजह से उनकी फिल्म में काम करने के लिए सभी आकर काफी एक्साइटेड रहते थे। कुछ देर बाद अक्षय और पीहू दोनों डायरेक्टर खान से मिलने के लिए घर से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में इस वक्त माया अपने कमरे में मौजूद थी। उसके पास ही उसकी मैनेजर माही बैठी हुई थी। माही की तरफ देखकर कहा, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तेरी मेरी यारी में लीड रोल का कैरेक्टर प्ले करना ही है, क्योंकि जहां तक मैंने सिर्फ के बारे में सुना है सब लोग यही बात कह रहे हैं कि स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी और यूनिक है, जिससे फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, यह रोल आपको ही मिलेगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मिलना भी चाहिए। माही ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वैसे आपने सेकंड इन्वेस्टर को खुश तो कर दिया था ना। माया ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने उसे अपनी पूरी दूर आते दी है ताकि वह मुझे इस फिल्म में रोल मिलने के लिए मदद कर सके। माही ने कहा, ठीक है। असल में इस फिल्म का सबसे मेन शेयर होल्डर अक्षय था और सेकंड हैंड इन्वेस्टर 50 साल का बुढ़ा आदमी, जिसे माया ने बिस्तर पर खुश करके खुद के लिए लीड रोल पाने की कोशिश की थी।